हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ जीके जीएस के टॉप प्रश्नों का कलेक्शन। तो चलिए जानते हैं सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे और अच्छे प्रश्नों को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, बीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो जब नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और किन से संबंधित पूछा जा रहा है, तो बीडी सावरकर से। तो पहला कथन देखते हैं, उनका जन्म 1883 में हुआ था। तो ये कथन सही है कि 1883 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो ध्यान रखेंगे जिला नासिक में। और ग्राम कौन सा था, तो ग्राम था भागुर। और जिला नासिक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 1883 में हुआ था। वहीं दूसरा जो कथन है कि उनके पिता का नाम क्या था, दामोदर पंत सावरकर। तो ये भी सही स्टेटमेंट है और नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, दामोदर पंत सावरकर। तीसरा कथन है, उनकी माता का देहांत 1901 ईस्वी में हुआ था। तो ये कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो अगर 1901 में नहीं हुआ था तब इनकी माता का देहांत कब हुआ था, तो देहांत हुआ था 1892 में। चूँकि हमको सही डेट भी तो जानना ज़रूरी है। रही बात अगर 1901 की, तो 1901 में बीडी सावरकर जो थे मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। तो ये तिथि कैसे संबंधित हो जाएगी, मैट्रिक परीक्षा पास करने के संबंध में 1901। उनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। तो ये एक पॉइंट देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जीवनी के लेखक कौन थे, तो धनंजय कीर। तो इसमें हमसे गलत कथन पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूँकि ये इस भी गलत दिया हुआ था। अगर माता जी का नाम पूछ ले कि माता जी का नाम क्या था, नाम था राधा बाई। राधा बाई। इनकी एक पुस्तक है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है। तो कौन सा, तो द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस पुस्तक है जो कि काफ़ी बार पूछी गई है। 1857 के नाम से ये पुस्तक लिखी हुई है बीडी सावरकर जी की। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। फिर से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ फिर नहीं ही है। तो पहले देखेंगे कि कौन कौन सा सुमेलित है। तो लाहौर प्रस्ताव फजलुल उल हक, ये सही है। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी, ये भी सही है। जनता की योजना या फिर इसको कहिए क्या, जन योजना, जो कि विनोबा भावे से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जनता की योजना या फिर कौन योजना, जन योजना, जो कि कब, तो 1945 में किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा, तो M.N. रॉय के द्वारा, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। वहीं बात करेंगे गांधी योजना, जो कि 1944 में किसने प्रस्तुत किया था, तो श्री मन्ना नारायण अग्रवाल यानी कि S.N. अग्रवाल। तो ये स्टेटमेंट भी सही था। तो हमसे गलत पूछा जा रहा था। वहीं पर अगर यहाँ पर एक पॉइंट और जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो एक सर्वोदय योजना, कौन सा योजना, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सर्वोदय योजना, जिसको किसने प्रस्तुत किया था, 1950 में प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये बनता था, तो इसको आप क्या करिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न होगा हमारा, और अभी आपको हिस्ट्री के प्रश्न दिख रहे हैं, आगे आपको सभी विषय के
जीके जीएस मिलते चलेंगे। स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये किया था किसने, दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये काफ़ी बार ये भी एग्जाम में रिपीटेड है, तो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है। वहीं बात करें कि आधुनिक भारत में, अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भारत में स्वशासन, कौन सा शासन, तो स्वशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तब भी क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। इनका एक नारा है जो काफ़ी बार पूछा गया, तो क्या है नारा वो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। वहीं और इनसे जो पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो आपको बताया जाता है। तो ये कब किया था, तो 1875 में। ठीक, एक और पुस्तक का ध्यान रख सकते हैं दयानंद सरस्वती से संबंधित, जो इनकी ही रचना है। तो क्या नाम था उस पुस्तक का, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने ही किए थे। ठीक, अब आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अब आ गया देखिए पॉलिटी का प्रश्न। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है, यानी ये किस अनुच्छेद के तहत ये चीज़ दाखिल किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 142 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। वहीं बात करेंगे कि पहली बार पूछ दे अगर आपसे प्रश्न कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सुधारात्मक याचिका शब्द का प्रयोग कब किया था, ये अगर आपसे पूछ दे, शब्द का प्रयोग तब कब किया था, 2002 में। चूँकि पहली बार होता है कोई चीज़ तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। और इसका नाम भी पूछा जाता है कि किस बाद में, तो रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्राबाद नाम भी पूछा जाता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें अनुच्छेद 138 के तहत, तो उच्चतम न्यायालय और के शक्ति और अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो ये सब लिखना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो आपको नोट करना है। आ जाएंगे 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग एक सही सुमेलित है, यहाँ पर हमसे सही पूछा गया है। और हाँ, आपको ऐसे ही प्रश्न के कलेक्शन मिलेंगे और एग्ज़ाम में आपको प्रश्न यहाँ से दिखेंगे, खास करके जो आपको पॉइंट डिटेल दिया जाता है। तो आप लोग जीके जीएस के लिए इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सही सुमेलित की बात कर ले, हमसे पूछा गया है। तो पहले तो 3 गलत होगा। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, तो देखिए ये तो गलत दिया हुआ है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है। संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य, ये तो सही है। तो हमसे सही ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सब आपको हम बहुत बार बता ही चुके हैं कि किसका कहाँ से होगा। ठीक, तो इसमें और क्या जानकारी जान सकते हैं, तो चौथा संविधान का चौथा भाग जो है मौलिक कर्तव्य से तो जुड़ा हो ही गया। एक प्रश्न और जो पूछा जाता है क्या, कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो 10 मौलिक कर्तव्य, 10
मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है ये चीज़। और क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही भाग 4 और अनुच्छेद 51 का ए भी जोड़ा गया है। तो ये भी आप एक ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि 5 से 11 जो हो जाएगा वो किससे वर्णन हो जाएगा? 5 से 11 तक तो नागरिकता का वर्णन हो जाएगा। और कौन बच गया? यहाँ राज्य का नीति निर्देशक तत्व का बात आ गया, जो 36 से 51 हो जाएगा, जो कि कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। तो अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? और प्रस्तावना से रिलेटेड डेली हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो ये देखिएगा, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। सारे का कलेक्शन आप एक तरह नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका जो सही क्रम क्या हो जाएगा? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यही तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना जो है यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। लेकिन यही प्रश्न कब चेंज हो जाता है? जब आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो जब भाषा पूछेगा तब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है वो यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना में अगर बात करें तो गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और क्या, बंधुता, ये सब शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना में? तो ये सब जो शब्द है ये सब फ्रांस से लिया गया है। तो इसको भी आपको नॉर्मली ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 7वां नंबर प्रश्न। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक यानी कि टिश्यू जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आ गया साइंस का प्रश्न। प्रत्यस्थ का इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है, इलास्टिक, और ऊतक को टिश्यू बोलते ही हैं। तो ये जो पकड़ा हुआ रहता है उसे कहते हैं स्नायु या फिर लिंगामेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं लिंगामेंट की बात अगर आ गई है तो इसका कुछ कार्य का जान लेते हैं, क्योंकि आजकल कथन के रूप में ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो लिंगामेंट है जो ये क्या करता है? ऊतक जोड़ों में क्या करता है? हड्डी को उचित स्थिति में रखने में मदद करता है। क्या करता है? उचित स्थिति में रखने में सहायक होता है, या फिर क्या करता है? मदद करता है। वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं? स्नायु ऊतक जो हो गया हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए भी जिम्मेदार है, यानी कि शरीर की जो भी ऐच्छिक क्रिया हो गई या फिर अनैच्छिक पेशी हो गई, अनैच्छिक पेशी का निर्माण भी क्या होता है? पेशी ऊतकों से ही होता है। किससे होता है? तो पेशी ऊतकों से होता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या ध्यान रख सकते हैं? जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, अमाशय हो गया, ये सब क्या करता है? ये सब का जो निर्माण है पेशी ऊतकों से ही होता है, यानी कि आपको इसका एग्जाम्पल दिया गया। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 8वां नंबर प्रश्न। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले सारे क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही रहेंगे, चाहे आप बीपीएससी 17वीं देने वाले हों या फिर बीपीएससी TRE 4.0 देने वाले हैं। आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है।
निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है हमसे पूछा गया है। तो पहले तो देखेंगे कि कौन कौन सा कार्य इसका है। तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है, तो यही गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। बाकी यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रावन करना, ये सब इसका काम है। किसका? मानव गुर्दे का समान कार्य है। और क्या काम है? खून का शुद्धिकरण, शरीर में पानी का नियंत्रण, जो कि यहाँ पे रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण दे ही दिया है। हड्डियों की मजबूती, ये सब इसका कार्य के अंतर्गत ही आता है। और चूँकि गुर्दे से हम लोग और भी पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जैसा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशन देखना है कि यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे बन सकते हैं। बात करेंगे 9वें नंबर प्रश्न की। तो किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? ये हमसे पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? एड्रीनल हार्मोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी। इसी से क्या होगा? हृदय गति भी बढ़ेगा और उत्तेजना का भी क्या होता है? अनुभव होता है। वहीं अगर बात कर ले एड्रीनल हार्मोन को, तो इसको 3F भी कहा जाता है। 3F हार्मोन्स भी इसको नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि 3F में क्या क्या आता है? फाइट हो गया, फ्लाइट हो गया, और कौन सा हो जाएगा? फ्राइट हो गया। ये 3F के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें और अगर कुछ जानकारी, तो एड्रीनल की जब बात आई है, तो ये क्या करता है? हाइपोग्लाइसीमिया, इस तरह से। रुकिए, हम क्या पॉइंट नोट डाउन करवाना चाह रहे हैं आप लोग को कि एड्रीनल हार्मोन के अधिक स्राव से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना चाह रहे थे। तो ये हो जाता है इडीमा रोग। इसको ध्यान में आपको क्या करना है? रख लेना है। कौन सा रोग? तो इडीमा रोग। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और आप लोग खुद डिसाइड करें कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है। आप लोग को एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चन ही लाया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट। बीपीएससी का एक स्टैंडर्ड है अपना, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको लाया जा रहा है और दिखेगा भी एग्ज़ाम में। पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। और इस प्रश्न को आप करिए स्टार मार्क, आगे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि ये पहली महिला तो है ही, प्लस 2 स्वर्ण पदक जीती हैं। और किसमें? तो पैरालंपिक खेलों में। तो ये कौन हो जाएंगी? अबनी लेखरा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें अगर पेरिस ओलंपिक की, साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक का भी देख लेते हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक का, चूँकि पैरालंपिक से संबंधित प्रश्न आया है, तो पेरिस पैरालंपिक जो कि 2024 में हुआ, उसकी बात करें तो अगर इसका पूछ दे कि आयोजन कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। वहीं शुभंकर अगर पूछ दे किसका शुभंकर क्या था, तो ओलंपिक फ्रीज ये था इसका शुभंकर। और क्या जान सकते हैं? आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है। किसका आदर्श वाक्य क्या रहा? तो गेम्स वाइड ओपन। ये सब छोटा छोटा बिंदु है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? चूँकि ये विश्व का आ गया और वो भी सबसे बड़ा सिंचाई नहर, ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का
राइट आंसर। वहीं अगर बात कर लें तो ये भारत की सबसे लंबी नहर तो है ही, साथ दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है। और इसमें बस इतना ही ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहाँ लगेगा कि और कुछ डिस्कशन चाहिए वहाँ हम आपको क्या करेंगे, खुद ही बताते हुए चलेंगे। और अगर आपको करेंट अफेयर पढ़ना है तो फुल डिटेल्स के साथ टॉप 50 हर मंथ का कराया जाता है। अभी अक्टूबर महीने का भी करवा दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें और एक बार जाके वीडियो ज़रूर देखें। आएंगे 12 नंबर प्रश्न पे। लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में हुए मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? कुल 7 चरणों का दिया हुआ है और 2024 वाला ही संबंधित है, तो सत्य जो है वो हो जाएगा यहाँ पर। पहला चरण क्या दिया है? 18 अप्रैल। द्वितीय चरण जो दिया है 22 अप्रैल। तृतीय चरण 1 मई और 5वां चरण जो दिया है 20 मई। अगर बात कर ले, ये कैमा था 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा के लिए जो मतदान की तिथियां थी, देखिए कितना विस्तार में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतदान की जो तिथियां थी जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और क्या कहता है 7 मई, फिर उसके बाद 13 मई, 20 मई, 25 मई और क्या कहता है 1 जून। तो 7 चरणों में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और हम यहाँ सही मिलान करना था तो ये देख लीजिए आप लोग, गलत दिया हुआ है। जो सही दिया हुआ है 5वां चरण 20 मई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें, अगर आपसे पूछ दे कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो जो मतगणना की तिथि थी, मतगणना की तिथि थी वो कब रखा गया था? तो वो रखा गया था 4 जून को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ गया है इंदिरा गांधी। क्या है प्रश्न हमारा? इंदिरा साहनी बनाम गांधी नहीं जी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये संबंधित है सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि पिछड़ा वर्ग की अगर बात आ गई है तो पूछा जाता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की अगर बात कर ले तो ये गठन जो किया गया था कब किया गया था? 1 जनवरी 1979 को। 1 जनवरी 1979 को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, बीपी मंडल। कौन मंडल? बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। ये आप क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जाए वो आपको अच्छे से समझा दिया जाए। बाकी आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट महत्वपूर्ण वाले दिए जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न साइंस का आ गया। ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? ये हमसे पूछा गया है। प्रतिरोध का, चालकत्व का या फिर प्रतिरोधकता का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ओम मीटर मात्रक हो जाएगा ये प्रतिरोधकता का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगर प्रतिरोधकता नहीं रहे तो उसकी जगह आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका भी मात्रक ओम मीटर ही रहेगा। वहीं बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोध
या फिर प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, यानी कि ये दोनों के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये दोनों का व्युत्क्रम को जो क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर से आ गया कि नहीं है, तो देख लेते हैं कि कौन है कौन नहीं है। ओडोमीटर विद्युत क्या है, ओडोमीटर में क्या है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। तो ओडोमीटर ही जो दिया हुआ है ये क्या है, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। वहीं बात करें कि ओडोमीटर जो दिया हुआ है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा मापने का यंत्र है, सही है। ऑडियोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक युक्ति है, ये भी सही है। और ए मीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। और ये तीनों जो स्टेटमेंट है एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस तीनों को नोट डाउन आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं आगे बढ़ेंगे तो एमीटर का जो उपयोग है वो विद्युत धारा के इस तरह से सेंटेंस भी दे सकता है कि विद्युत धारा के परिमाण को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एमीटर का ही। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब आ गया ज्योग्राफी का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है, फिर से नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है, फंग, झूमिंग, फजेंडा या फिर मिल्पा। तो जो इसके प्रकार नहीं है वो हो जाएंगे फजेंडा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो फजेंडा कहते किसको हैं, तो ये कहते हैं ब्राज़ील में कहवा की बागान को। तो ब्राज़ील में कहवा की बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ब्राज़ील जो है ये कहवा उत्पादन में अग्रणी है, कहवा यानी कि कॉफ़ी में क्या है, ये अग्रणी है। और सेंटोस बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, तो सेंटोस बंदरगाह जो है इसको क्या कहा जाता है, कहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। तो कहवा कब आता है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ठीक, अब आएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है। तो देखिए, एक बात आप लोग को कहना चाहेंगे कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पढ़ रहे हैं तो जीके जीएस का आपको यहाँ इस चैनल पे टॉपिक वाइज भी कराया हुआ है, हर सब्जेक्ट वाइज आपको भी प्रैक्टिस कराया हुआ है। तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ, आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये आपका मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन डिटेल्स के साथ चलता रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। और इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके कर सकते हैं। तो बात आ गई है खरीफ फसल की, तो चावल हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, ये सब सारे क्या हैं, खरीफ फसल ही हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात करें खरीफ फसल की, तो ये जून जुलाई में क्या होता है, जून जुलाई में बोया जाता है। और इसका कटाई कब होता है, तो कटाई होता है अक्टूबर नवंबर में होता है कटाई। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। और खरीफ फसल में जो चावल है वो सबसे महत्वपूर्ण फसल में से, हालांकि जो मक्का की खेती है
रबी फसल के अंतर्गत भी किया जाता है, लेकिन मक्का खरीफ फसल का उदाहरण में ही आता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख लेना है। रबी फसल का अगर महत्वपूर्ण फसल पूछे तो इसमें आ जाएगा गेहूँ। कौन आ जाएगा? गेहूँ। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? रबी फसल के अंतर्गत आ जाएंगे। एक होता है जायद फसल, जायद फसल, और इसके अंतर्गत जो आ जाएंगे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, यानी कि जो सीजनली जिसको आता है पैसा कमा सकते बेच के वो फल, इस तरह से याद रख सकते हैं। खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, तो ये सब सीजनली ही आपको दिखेगा। तो जायद फसल, इस रूप से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ेंगे आज के 18वें नंबर प्रश्न की ओर। चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? देखिए ये बिहार संबंधित एग्जामों के लिए ही है, तो TRE 4.0 दीजिए, बिहार SSC दीजिए, दरोगा दीजिए, 17वीं दीजिए, सबके लिए ये प्रश्न हो सकता है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ये पुस्तक का नाम बिहार बढ़कर रहेगा के जो लेखक है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और वही बात करें इस पुस्तक का, इससे पूर्व विमोचन किसने किया था? तो पूर्व विमोचन किए थे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो कौन? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। ये राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने ही इस पुस्तक का क्या किया था? विमोचन किया था। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। वहीं कुछ और बिहार के कुछ प्रमुख लेखक हैं जिसका पुस्तक का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। जैसे जगन्नाथ मिश्र का जान गए, तो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र का कुछ पुस्तक आज़ादी हो गया, और क्या हो जाएगा? अतुल्य बिहार हो गया। ये सब इनकी पुस्तक का नाम है और एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। वहीं बात करें एक नाम और है आचार्य रामदेव, सॉरी रामदेव नहीं जी, सोमदेव। रामदेव जी काफ़ी फेमस योग गुरु हैं, तो निकल गया मुँह से। आचार्य सोमदेव की अगर बात कर ले तो इनकी पुस्तक कुछ हैं, जैसे कि चानोदाई, और क्या हो जाएगा? होटल अनारकली। बताइए आप लोग, होटल अनारकली बुक पुस्तक का नाम सुने हैं? कान तो आप लोग बहुत सुने होंगे। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट में से एक है, स्टार मार्क कर देते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, लेकिन अगले प्रश्न पे जाने से पहले डेली की तरह रहेगा आपके लिए 3 सवाल, और उसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आशा करते हैं जो भी लोग वीडियो देखेंगे वो आंसर ज़रूर देंगे। पहला प्रश्न है आज का, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? ये है आज का पहला सवाल। दूसरे प्रश्न की अगर बात कर ले तो दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि नौजवान सभा, कौन सभा? नौजवान सभा का संस्थापक आपको बताना है, संस्थापक। तीसरा प्रश्न जो है वो है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? संसद भवन का उद्घाटन तिथि आपको बताना है। और इसके पहले जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी बता देते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था I2U2 समूह में देश का नाम बताना है, उसमें आ जाएगा इंडिया, इजराइल, और ये प्रश्न ध्यान रखिएगा वही हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, और एक हो जाएगा अमेरिका। ये चारों देश उसमें शामिल हैं। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? तो 1960 में।
तो ये तो हो गया आज का प्रश्न आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है हमारा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यालय है, किसका है? तो ये जो है खान मंत्रालय के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1851 में। ठीक, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। वहीं बात करें अगर आपसे मुख्यालय पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, कोलकाता। तो यही इसमें 1-2 पॉइंट जानना ज़रूरी था। अब आ जाएंगे आज के 20वें नंबर प्रश्न पे, जो कि है हमारा अंतिम प्रश्न। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले प्रथम 3 जिले में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो नहीं है हमको देखना है। ठीक, तो जो इसमें से शामिल नहीं है प्रथम 3 जिलों में, वो हो जाएगा गया और सुपौल, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, बाकी मुंगेर शामिल है। ठीक, वहीं बात करें अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिला में, तो 3 जिला की बात किए तो पटना, मुंगेर और कौन सा हो जाएगा, बेगूसराय। ये 3 जिला हो जाएंगे प्रति व्यक्ति आय वाले जिला में। ठीक, वहीं अगर बात करें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे गरीब जिला का अगर पूछ दे तो गरीब जिला में याद रखेंगे शिवहर, अररिया, 3 जिला का ही बता रहे हैं, अररिया और कौन सा हो जाएगा, सीतामढ़ी। तो ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लेना। आज के सेशन में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से। थैंक यू।